हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना होता है। आपको सभी वीडियोस यहां मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो अब बात करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। मतलब हम इन दोनों को मिलाकर देखने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 5 आपका कक्षा 10वीं के इतिहास का, और चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो यहां पर जो मुद्रण संस्कृति है मतलब प्रिंट कल्चर है, उसको हम फ्रांसीसी क्रांति के साथ जोड़कर देखने वाले हैं। मतलब फ्रांसीसी क्रांति में क्या इसका योगदान था क्या, तो उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। अब आप यहां पर पाएंगे कि जो हम बात कर रहे हैं यहां पर फ्रांसीसी क्रांति की, तो आपको पता है कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था, है ना। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, ऐसे स्टेट में बटा हुआ था, आप जानते हैं। और वहां पर जो कुलीन वर्ग का शासन हुआ करता था, उनके खिलाफ कुछ आवाज उठाई गई थी। वैसी कुछ क्रांति वहां पर होती है। आप ये फ्रांसीसी क्रांति पढ़ चुके हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल यहां पर फ्रांसीसी क्रांति की चर्चा नहीं करूंगा। तो ये बात की जा रही है कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका मुद्रण संस्कृति के साथ कैसा संबंध है। तो कई सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि जो मुद्रण संस्कृति है, मुद्रण मतलब क्या है? प्रिंट। प्रिंट का मतलब क्या हो गया? छपना, है ना। प्रिंट का मतलब क्या होगा? छपना। क्या छपता है? किताबें। तो ऐसा कहा जा रहा है किताबों के द्वारा किताबों ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए एक जमीन तैयार कर दी, है ना, एक बेस तैयार कर दिया कि भाई फ्रांसीसी क्रांति ऐसी है, या फ्रांसीसी क्रांति किस तरीके से आई है। फ्रांसीसी क्रांति की परिस्थितियां तैयार करने में, फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने में मुद्रण संस्कृति का योगदान रहा है। मतलब कि किताबें आई हैं और उसने ये धीरे धीरे लोगों ने पढ़कर ये माहौल बनने लगा कि नहीं, अब हमें समाज में बदलाव चाहिए और हमें क्रांति करनी पड़ेगी। इनमें प्रिंट का बड़ा योगदान रहा, मुद्रण का बड़ा योगदान रहा। इसके पीछे जो इतिहासकार तर्क देते हैं, उन तर्कों को हम 3 तरह से देखते हैं। तो हम उन तर्कों को मूलतः 3 तरीके से देखेंगे। तो पहले में बात करें कि सबसे पहला तर्क क्या कहता है? छपाई के चलते, है ना, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। मतलब जब छपाई हुई, मान लीजिए कि मेरे मन में कोई विचार आ रहा है ना, मेरे मन में कोई विचार आया, कभी विचार आएगा तो अभी बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर आगे भविष्य में। मान लीजिए कि ऐसा विचार आया कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, ये विचार आया। तो अभी तो डिजिटल युग है, तो पढ़ना कैसे चाहिए, आप कैसे याद रखें, मैंने वीडियो बना दिया कि आप कैसे याद रखें। लेकिन उस जमाने में आपको क्या करना चाहिए? वो किताब के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ही आ सकता था। तो जैसे ही ज्ञानोदय के चलते, मतलब कुछ ज्यादा पढ़ लिया, कुछ ज्ञान आया और ये लगा कि सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत सरल भाषा में इसे ऐसा हम बता सकते हैं कि दुनिया के दूसरे लोग भी इस बात को समझ सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। तो वो कैसे आ सकती है बाजार में? वो आ सकती है जब छप जाएगी और उसका प्रसार हो जाएगा। प्रसार मतलब जब वो बात फैल जाएगी। तो ज्ञानोदय के चिंतकों के जो विचार हैं उनका प्रसार हुआ छपाई के माध्यम से। वो जगह जगह पर फैले, लोगों ने उनको समझना स्टार्ट कर दिया। आप देखें कि उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास, निरंकुश बात की आलोचना पेश की। मतलब जो परंपरा चली आती है ना, कई बार कहते हैं कि परंपरा के नाम पर नहीं, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, परंपरा है ना। अंधविश्वास, कई सारे ऐसे अंधविश्वास हैं जो आप देखेंगे, जैसे कई बार होता है कि आग पर चल गए लोग, आग खा लेते हैं, ये सब अंधविश्वास होते हैं। तो कई सारे अंधविश्वासों की बात की जा रही है यहां पर। तो जो अंधविश्वास होते हैं जो आज की दुनिया के हिसाब से सही नहीं होते, कई सारी ऐसी बातें होती हैं ना कि अंधविश्वास में उनको क्या करें कि भाई उनको लेके चलते हैं। जैसे आप देखना कि कई सारी जगह वो एक चलन चलता है, सब मैंने कई सारे लोग के देखा कि वो पेट में एक छल्ला बना दिया, वो निशान बना दिया। अब उसको क्यों बनाया गया? वो अंधविश्वास पहले चरण में आया कि पेट में अगर दर्द होता है ना, बच्चे के पेट में दर्द होता है तो एक गर्म छल्ले से उसको दाग देते हैं उस नस को। लेकिन अगर ये दागने वाला एक्सपर्ट व्यक्ति है कि वही नस दाग रहा है तो ठीक है, उतना कष्ट लेने के बाद। लेकिन अगर कोई ऐसी गांव का कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति दाग देता है तो निशान तो पड़ जाएगा, दर्द भी नहीं मिटा। अब ये क्या होता है? चलन चल जाता, नहीं ऐसा निशान तो बनवाना पड़ेगा, ये परंपरा चली आ रही है। तो ये क्या हो गए? ये परंपरा के नाम पर अंधविश्वास आपसे करवा दिया। निरंकुश बात, वही ऐसा शासन जिसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। इन सब चीजों की आलोचना, मतलब इनकी बुराई करना, इनका कट करना, इनका कटाक्ष करना पेश किया। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह क्या बोला कि आप सोचो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि ऐसा सही है या गलत है, आप सोचो, दिमाग लगाओ। तो उन्होंने विवेक के शासन पर बल दिया कि भाई सोच कर, विवेक से, दिमाग से आप काम करें। आप सोचें कि पेट में छल्ला डालना सही है क्या,
है ना। अब जानवरों को भी नहीं डांटते आज के जमाने में, इंसान को पेट में छल्ला डालने सही है क्या? तो आप सोचो और समझो, क्या इसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता क्या? मान लीजिए कि आप ऑपरेशन करवाने गए और डॉक्टर कह दे कि बिना सुन्न किए पेट फाड़ेंगे, उसमें ज्यादा ठीक रहेगा, तो क्या सही है क्या? भाई पेट आपको काटना है, ऑपरेशन आपको करना है, तो आप पहले तो बेहोश करो ना व्यक्ति को, तकलीफ में क्यों डाल रहे हो? ये क्या हो जाएगा? अगर कोई लॉजिक देता है कि बोले आप बेहोश करेंगे तो आप ठीक नहीं होगे और होश में काटेंगे तो आप ठीक हो जाओगे, तो ये क्या होगा? ये अंधविश्वास जैसी बातें आपकी हो सकती हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि आप पहले रीति रिवाज जो है उनके बारे में सोचो समझो कि ये परंपरागत तरीके से चल रहे हैं कि नहीं। आप जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक लॉजिक देता हूं, एक छोटी सी बात बताता हूं कि आप दुनिया के किसी भी धर्म को उठा लीजिए, दुनिया में जो भी धर्म चल रहा है, जो 7-8 बड़े धर्म है उनकी बात मैं कर रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी धर्म है इनको आप ले लीजिए। हर एक धर्म के अंदर सबसे पहली इबादत या सबसे पहली पूजा या सबसे पहली प्रार्थना सुबह की जाती है। कोई धर्म में ऐसी पूजा नहीं है कि बोले रात को 2 बजे जगो और आप जाओ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में और भगवान को जगाओ। हर एक धर्म के अंदर सुबह 5 बजे या 6 बजे के आसपास, जिसको हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, है ना, तो वहां पर आप क्या है कि वो वाली पूजा की बात की गई है। हर धर्म के अंदर ये बात की गई, क्यों की गई है? ताकि आप अपना दिन सिस्टमैटिक तरीके से जी सकें। जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो वो परंपरा तो चली आ रही थी, लेकिन उसे हमने सोचा कि भाई ये सुबह ही क्यों की गई है पूजा, तो हमने जब सोचा, विवेक से काम लिया, तो समझ में आया कि इसलिए किया गया है ताकि आप पूजा जब करेंगे, जब आप नहा धोकर तैयार हो जाएंगे, तो आप दिन के जो काम है, नहीं तो क्या होता कि हम लोग 9 बजे जगते हैं, 12 बजे ब्रश करते हैं, फिर 3 बजे नहाते हैं, दिन चौपट कर देते हैं। तो ये इसलिए बनाई गई है धार्मिक चीजें कि आप धार्मिक चीजों के चक्कर में कम से कम अपनी दैनिक जो आपकी क्रियाएं हैं वो जल्दी निपटा लें और भगवान का नाम लें। वहां पर भगवान की जगह आप जहां जाते हैं वहां पर आपको शांति मिलेगी, आपके दिमाग को शांति रहेगी और आपका दिमाग दिन भर शांत रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको दिन की अधिकतम लंबाई उपयोग करने को मिलेगी। मान लीजिए कि आपने 5 बजे नहा धोकर तैयार हो गए और 6 बजे से काम करना चालू कर दिया, तो आपको सुबह 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक का दिन मिलेगा, 14 घंटे का दिन आपको मिलेगा। और वहीं आप मान लीजिए कि आप 2 बजे, आप मान लीजिए 10 बजे जगे सोकर 2 बजे आपने ब्रश किया, 1 बजे से आपका दिन चालू हुआ, आपको कितना दिन मिला? 1 से 6 बजे तक। फिर तो रात हो गई, जबरदस्ती काम करते रहते हैं कई सारे लोग। तो आप क्या होगा कि विवेक से सोचिए ना, मतलब क्या है, आप सोचिए चीजों के बारे में। तो विवेक के शासन पर बल दिया गया और मांग की गई कि हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर खरा उतारा जाए या विवेक की कसौटी पर कसा जाए। जैसे अभी हमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर वाली बात की कि जी इनमें सब में सुबह ही क्यों बुलाया जाता है। किसी ने किसी के धर्म के भगवान ने कहा कि रात को 3 बजे आओ, फिर दोपहर में 2 बजे नंगे पैर आओ, फिर चले जाना, तो रात को 11 बजे आना, फिर जब सोओगे तो फिर 2 बजे फिर आ जाना। कोई भगवान ऐसा नहीं कहता। सब भगवान आपको सुबह 4-5 बजे के आसपास उठाने के लिए बोलते हैं और शाम को 7-8 बजे सोने के लिए बोल देते हैं कि 7-8 बजे हमारा काम हो गया, अपना अपना जो करना है करते रहो, है ना। ज्यादातर ऐसे ही है। तो ये क्या है, आप इनको सोचे कि ऐसा क्यों बनाया गया, तो तर्क आप निकालें। तो ये क्यों बनाए गए हैं, हमने तर्क निकाला सोचकर, ताकि आप दिन की अधिकतम लंबाई यूज कर सकें। और जिस जमाने में ये धर्म तैयार हुए थे उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी, तो आपको ज्यादातर काम किसमें करना पड़ेगा? दिन की रोशनी में करना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे 5 बजे आप सारे काम कर लेंगे तो 6 बजे से आपको उजाला मिलना स्टार्ट हो जाएगा और 6 से अगले 6 बजे तक 12 घंटे आप उजाले में काम कर पाएंगे। समझ रहे ना बात को? कि ऐसे तर्क आप लगाएं और ऐसे तर्क और विवेक की कसौटी पर आप हर एक चीज को कसें। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। मतलब चर्च की जो धार्मिक व्यवस्था थी और राज्य की जो निरंकुश सत्ता थी, इस पर प्रहार करके परंपरा के आधार पर जो आपने सामाजिक व्यवस्था बनाई थी कि नहीं ये तो परंपरा चली आ रही है, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, परंपरा चली आ रही है ऐसा तो करना ही पड़ेगा, परंपरा चली आ रही है ऐसा तो करना ही पड़ेगा, उस सत्ता को क्या किया? दुर्बल कर दिया। अब आप सोचो कि ऐसा क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है, उसको ठंडे दिमाग से सोचो, उसको आप समझो, वैज्ञानिक तरीके सही है कि नहीं, आधुनिक समाज के तरीके सही है कि नहीं, पहले क्या कारण रहा होगा वैसी चीज लगाने के लिए, क्या वो कारण आज भी विद्यमान है क्या? तो आप ऐसा अगर सोचेंगे तो कई सारी पुरानी परंपराओं को आप टूटते हुए देखेंगे यहां पर। तो परंपरा क्या है, यहां पर दुर्बल होना स्टार्ट हो गई। 2 बड़े आप दार्शनिकों के बारे में बात करें, वॉल्टेयर और रूसो, ना। वॉल्टेयर रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था। जो ये लिखते थे इनको पढ़ने वाला एक अपने आप में एक बड़ा वर्ग हुआ करता था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक
सवालिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे। मतलब वो आलोचना करने लगे, सवाल करने लगे और साथ ही साथ तर्क भी देने लगे। तार्किक तरीके से उन्होंने दुनिया को देखना स्टार्ट किया। वॉल्टेयर और रूसो ये हैं, ये दोनों फोटो लगी हैं वॉल्टेयर और रूसो की, आप देख सकते हैं। इन लोगों के द्वारा अलग तरीके से लिखा गया। लोग क्या है, इनके लिखने की शैली को देखने लगे और उनका एक पाठक वर्ग था कि वो आलोचना करने लगा, सवाल भी करने लगा और तर्क की कसौटी पर आपको कसकर देखने लगा कि बात सही है या नहीं है। दूसरे पर बात करें कि दूसरा क्या है, जो हम तर्क देख रहे हैं, जो हम कारण देख रहे हैं, तो पहला देख ले। दूसरा क्या है, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। मतलब अब कोई चीज आती है, आपने कोई चीज पढ़ ली है, कोई चीज आपको पता चल गई है, तो अब आप उसके ऊपर वाद विवाद मतलब कि आप डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर डिबेट करेंगे। इससे क्या होगा कि वो चीज और निखर कर आएगी। कोई भी मुद्दा जिस पर आपको जानकारी है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं है, तो उस मुद्दे से संबंधित विद्वानों को बुलाइए और उस पर बहस करवाइए। उस मुद्दे के कई सारी धाराएं, कई सारे डायमेंशंस खुल जाएंगे, कई सारी दिशाएं खुल जाएंगी और इससे उसकी व्यापक परिभाषाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि सत्य क्या है, तो आप जानते हैं कि सत्य सत्य है, लेकिन जब सत्य के ऊपर आप बहस करवाएंगे तो सत्य की अलग अलग परिभाषाएं आपको मिलेंगी। सत्य इस चीज को भी कहते हैं, सत्य इस चीज को भी कहते हैं, इसके साथ अगर ऐसा किया गया तो वो भी सत्य कहला सकता है ना। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि सत्य पर मैं बहस करूंगा तो लेक्चर अपन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सत्य, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक अपन ने ले लिया यहां पर, तो ये क्या हो गया कि जब आप बहस करते हैं, जब आप लोगों के बीच में कोई मुद्दे को लेकर जाते हैं, तो सबके अपने विचार उस पर आते हैं। इससे क्या होता है कि वो मुद्दा या वो विषय बहुत निखर कर सामने आता है, उसका एकदम परिशुद्ध रूप, एकदम शुद्ध रूप आपको देखने को मिलता है यहां पर। तो क्या हो गया यहां पर कि भाई एक वाद विवाद की एक नई संस्कृति को जन्म दे दिया। सारे पुराने मूल्य, मतलब जो पुरानी वैल्यू है, संस्थाओं, कायदों पर आम जनता के बीच में बहस होने लगी, उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला चलने लगा। मतलब जो पुराने मूल्य हुआ करते थे, जो संस्थाएं थी, जो कायदे बने हुए थे, उनके ऊपर बहस होने लगी, क्या ये सही है, और उनका रीवैल्यूएशन करने लगे, दोबारा से उनको चेक करने लगे कि सही है या गलत है। ये ऐसा सिलसिला आ जाता है। तर्क की ताकत से परिचित नई पब्लिक, है ना, तर्क की ताकत से जब नई दुनिया परिचित हुई तो वो धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मोल समझ चुकी थी, कि उनके ऊपर प्रश्न करने का उनको मोल समझ में आ गया था। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। इस तरीके से क्या हुआ, सामाजिक दुनिया में सामाजिक क्रांति का एक नए तरीके से सूत्रपात होता है। तीसरा अगर हम देखें, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। मतलब राजशाही और उसकी नैतिकता का जो मजाक उड़ाने वाले साहित्य हैं, इनकी किताबें बहुत बाजार में आ चुकी थी, इनका ढेर लग चुका था, इनका खूब लेखन यहां पर हो रहा था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। मतलब कि भाई लोग बोलेंगे, कई बार राजा अच्छा भी होता है, लोग आलोचना कर देते हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, तमाम प्रकार के सवाल खड़े कर रहे हैं। कार्टूनों और कैरिकेचरों, जिनको कहते हैं व्यंग चित्र, है ना, कैरिकेचरों में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किल में फंसी है, जबकि राजशाही क्या कर रही है, भोग विलास कर रही है। इस तरीके से कार्टून बनाते हैं, जैसे ये कार्टून बन रहा है ना, इस तरीके से कार्टून यहां पर बनाए जा रहे थे। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काना स्टार्ट किया। मतलब जो अंडरग्राउंड तरीके से जो साहित्य घूम रहा था, उसने क्या किया, लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काना स्टार्ट किया। हम इन तर्कों को कैसे समझें, भाई हमारे लिए क्या है, तो हमने समझने की कोशिश की ना, हम हर एक तर्क को जोड़कर देखते हैं। जैसे मैंने आपको सुबह वाला कॉन्सेप्ट बताया है ना, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट है, आगे जब कभी अपन चर्चा करेंगे तो ऐसे हम आज की दुनिया में जो बात करें, है ना, हमारे यहाँ पर अगर आप हिंदुस्तान में देखें, प्रकृति पूजा का चलन है। हमें जो भी कोई कुछ प्रदान करता है, हम उसको धन्यवाद कहते हैं। ये दुनिया में अब आया है, लेकिन हमारे पास पहले से था। तो ये क्या है, अगर हम तर्क पर देखें तो क्या नमस्कार करना चाहिए। कोरोना में हमें समझ में आ गया कि प्रकृति अपने आप में बड़ी चीज है, प्रकृति ही दुनिया की भगवान आप माने कि वही पूरी दुनिया को चला रहे हैं। जब ऑक्सीजन की कीमत कब समझ में आई, कोरोना में, जब ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था, तो लोग समझने लगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम हर एक चीज को तर्क के साथ कसकर देखें तो हम कैसे समझें। तो हमने अभी छोटे मोटे दो चार उदाहरण लेकर देखी, इनसे आपको समझ में आया होगा कि तर्क कैसे करना चाहिए। इसमें से तो कोई शक नहीं है कि छपाई ने नए विचारों को फैलाया। यह भी बिल्कुल सही बात है कि जो तर्क करने की बात आई है हमारे अंदर, वो भी कैसे आई है, छपी हुई किताबें पढ़ने के बाद हमने सोचना समझना स्टार्ट किया और हम बात कर पाए कि ऐसी भी बात हो सकती है क्या, कुछ इस तरीके से भी हम देख सकते हैं क्या। जैसे हम खाने पीने में कई सारी चीजों पर बात करते हैं, हम पहनने ओढ़ने पर कई सारी चीजों पर बात करते हैं, तो उनको अब जैसे आप देखिए कि आप अगर देखें यहां पर कि आप
जैसे साउथ इंडिया में आप चले जाएं तो वहां पर सफेद जो है बड़ी पसंद होती है, सफेद कपड़े की बड़ी पसंद होती है। कारण क्या, वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, इस कारण से वो लोग सफेद पहनते हैं, है ना। वहां पर वो गर्मी ज्यादा होती है, इस कारण से लोग सफेद ज्यादा पहनते हैं, ठीक। वहां पर पसीना ज्यादा आता है, इस कारण से लोग सफेद ज्यादा पहनते हैं। तो ये तर्क हमने लगाकर देखा कि सफेद के पीछे कारण क्या है, तो साइंटिफिक कारण हमको मिला, वहां गर्मी हो रही है इस कारण से सफेद पहनेंगे। अच्छी गर्मी होगी और हमने काला नीला चटकीला पहन लिया तो फिर तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये कहां पहन सकते हैं, काला नीला चटकीला आपको जितना आप उत्तर में जाएंगे, ठंडे क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पर आप पहन सकते हैं। तो हमने तर्क करने की कोशिश की और ये कैसे कर पा रहे हैं, हमने छपी हुई किताबें पढ़ी, पढ़कर हमने समझा, फिर हम ये तर्क कर पा रहे हैं। लोग बाग हर तरह की सामग्री को पढ़ा करते थे जो दुनिया में आ रही थी, जो छप रही थी, हर प्रकार की सामग्री, चाहे वो अच्छी सामग्री हो, चाहे वो बुरी किताब हो, हर प्रकार की किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आप आज भी देखेंगे, आप मोबाइल चलाते हैं तो कई प्रकार की चीजों को आप सर्च करते होंगे। आप पढ़ने में मन कैसे लगाएं ये भी सर्च करते होंगे, टाइम पास कैसे करें ये भी सर्च करते होंगे। तो क्या होगी, हर प्रकार की सामग्री छप रही है, अच्छी हो। कोई लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, कोई लोग धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, कोई किसी को भूत प्रेत की कहानी अच्छी लगती है, किसी को प्रेम की कहानी अच्छी लगती है। तो हर प्रकार का साहित्य छप रहा है और पढ़ने वाले भी हर प्रकार के व्यक्ति हैं, हर तरीके से उसको पढ़ा जा रहा है। एक तरफ वे अगर रूसो और वोल्टेयर को पढ़ रहे हैं, मतलब जिनकी हमने अभी बात करी थी, जिनके विचार से आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक प्रवृत्ति हमारे अंदर आ रही थी कि हम कोई चीज अगर गलत चल रही तो उसकी आलोचना कैसे करें, उनसे सवाल कैसे करें और उनको तर्क की कसौटी पर कैसे कसें, हम ये बात भी कर रहे थे। दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रोपेगेंडा भी चल रहा था। मतलब जब इनके खिलाफ लोग लिख रहे थे तो इन लोगों ने भी अपनी बढ़ा चढ़ाकर बात करना स्टार्ट कर दी कि भाई नहीं, धर्म ही सबसे ऊपर बात है। तो वो किताबें पढ़ने वाले लोग भी होंगे। आप अभी भी देखें, जैसे एक यूनिवर्सिटी है जिसको कहते हैं हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो उसमें कुछ अच्छी चीजें भी ज्ञान की आती हैं, कुछ खराब चीजें भी आती हैं। तो ऐसा ही यहां पर छपाई का भी था कि आपको कुछ अच्छी चीजें भी मिलेंगी, कुछ खराब भी मिलेगी और दोनों बराबर तरीके से फैलेंगी। आपके ऊपर है कि आपको क्या पढ़ना है। यहां पर रूसो और वोल्टेयर को पढ़ना है, चर्च या राज्य की प्रोपेगेंडा को पढ़ना है। लोग हर पीढ़ी या देखी चीज, हर पढ़ी या देखी चीज से, है ना, सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को वो नकारते थे। मतलब लोग पढ़कर ये समझने लगे कि क्या चीज सही है या क्या गलत है। जो सही लगता है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो गलत लगता है उसको नकार रहे हैं। मान लीजिए कि कहीं लिखा है कोई किताब में, हाथ अगर आप काट लेंगे और खून ऐसे टपकाएंगे तो आपको एकदम पास हो जाएंगे या आपको एकदम ज्ञान आ जाएगा, तो क्या सही चीज है, आप एक्सेप्ट करेंगे या नकारेंगे? अरे मना कर दें, सर हाथ कट ही जाएगा तो लिखेंगे कैसे हम? तो ये क्या होगा, ऐसी चीजें भी मिलेंगी आपको। आप जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार की चीजें भी मिलेंगी आपको। और कई सारे मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसा कर भी देते हैं। तो अब लोग समझने लगे, इतनी समझ आ गई क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। सही को स्वीकार करना, गलत को नकारना, ये लोगों की प्रवृत्ति यहां पर बनने लगी। लोग यहां पर सीखने लगे। फिर चीजों को अपने ढंग से व्याख्या भी करते कि भाई अगर किसी ने हाथ काट लिया तो बताएगा, बोले हमने भक्ति करी इसलिए काट दिया। तो लोग अगर कोई काम करते हैं, जो भी चीज उन्होंने स्वीकारी है, जो चीज उन्होंने नकारी है, उसको अपने तरीके से जस्टिफाई करेगा। आप भी करते होंगे, जब आप पढ़ते नहीं होंगे घर में तो आपके पिताजी माताजी कुछ बोलते होंगे तो आप बिल्कुल कोई लॉजिक ले आते होंगे कि इस कारण से नहीं पढ़ी, दूसरा काम कर डाला हमने। तो हर व्यक्ति अपने तरीके से व्याख्या भी करेगा। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस, है ना, उनके मानस को सीधे तौर पर भले ही नहीं रचा, पर इनके अलग ढंग से सोचने की संभावनाओं को पैदा किया। मतलब किताब जब आपने पढ़ी है तो आपके दिमाग के अंदर क्या बातें चल रही है, तो जरूरी नहीं है कि किताब ने रचा हो, लेकिन अब अलग तरीके से सोचने पर विचार करेंगे, हम प्रश्न कर सकते हैं, हम तर्क कर सकते हैं। ये सोचने का जरूर, ये वाली सोचने की जो रास्ते हैं वो जरूर किताब के द्वारा खोले गए हैं, मुद्रण के द्वारा खोले गए हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। ये वेबसाइट बनाई गई है, तो जब भी आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप पाएंगे वहां पर कि आपको सभी लेक्चर बड़े सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करके, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आप वहां पर देख पाएंगे। वेबसाइट का उपयोग कैसे करेंगे, तो आप टाइप करें सर्च बार में magnetbrains.com। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। वेबसाइट में पहुंचने के बाद आपको यहां पर कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। यहां पर कई सारे कोर्स हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, है ना, नीट, आईआईटी, जेई, एसएससी, बैंकिंग, बहुत सारे कोर्सेज का ऑप्शन है। जो भी आपको अच्छा लगता है आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया,
तो जब आप स्कूल वाला कोर्स आपने सेलेक्ट किया है तो आपके सामने क्लासेस का ऑप्शन आ जाएगा। जिस भी क्लास के आप विद्यार्थी हैं उस क्लास को आप चुन सकते हैं। आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपने क्लास 10th को चुन लिया। जैसे ही क्लास 10th को चुनेंगे तो सारे सब्जेक्ट आपके सामने होंगे विथ टीचर्स के साथ में। तो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आपके सामने टीचर की फोटो भी लगी है, सब्जेक्ट का नाम भी लिखा है, किताब का नाम भी लिखा है। तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आसानी से आप वहां पर क्या करें, मान लीजिए कि आपको इतिहास देखना है ना, इतिहास पढ़ना है, तो आपकी किताब भी लिखी हुई है भारत और समकालीन विश्व 2, आपको पता चलेगा कि यही किताब है। तो आपने यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक किया। वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या होगा कि हिस्ट्री का पूरा चैप्टर वाइज वीडियो प्लेलिस्ट आ जाएगी। सभी चैप्टर सामने होंगे, जैसे ये आप देख पा रहे हैं। जो चैप्टर पढ़ना है आप क्लिक करेंगे, उसके सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू, वन शॉट रिवीजन और टेस्ट पेपर वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। जो टॉपिक देखना, हर टॉपिक के आगे ऐसा वॉच नाउ बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही क्या होगा, वीडियो पूरा चल जाएगा। वीडियो चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है, तो अगले वीडियो के लिए आपके लिए एक बटन दिया गया है नेक्स्ट वीडियो का। इस पर आप जैसे ही वीडियो खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो आपको इसके जस्ट अगले वाला वीडियो मिल जाएगा। इससे आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी, आप आसानी से वीडियो देख पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।